गाइस 2000 व्यूज पर 200 लाइक्स और 50 कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, क्यों? अगर रात तक 200 लाइक्स और 50 कमेंट हो गया तो एक और इसका चैप्टर अपलोड कर दूंगी। चैप्टर 176। हम जा रहे हैं। नवीन ने दांत पीसते हुए 3 शब्द निकाले। वो मछलियों की पूरी नाव, जो उनके लिए आधा महीना चल सकती थी, आभा ने खुलेआम लूट ली। ऊपर से उसे एक स्माइल तक नहीं मिली। विनय समझदार था, उसे पता था कि नवीन का मूड खराब है, तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला। कटारा कंपाउंड से निकलते वक्त नवीन का गुस्सा और भड़क गया। आभा का तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन अपने माथातों को तो सबक सिखा ही सकता था। विनय, अमर को बांध दो। कटारा कंपाउंड से निकलने के बाद अमर नाव के पिछले हिस्से में छिपा हुआ था। वो चुपके से बैठा था, डर था कि नवीन उसे और तंग करेगा। लेकिन जो आना था वो तो आएगा ही। जैसे ही अमर ने देखा कि विनय केबिन से रस्सियां निकाल रहा है, वो फट से घुटनों पर बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। बॉस, मैं गलत था। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे गांव में एक कजिन है, बहुत खूबसूरत। मैं उसे लाकर आपको दे दूंगा, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। अगर पहले होता तो उसकी कजिन के लिए नवीन शायद उसे कुछ दिन और रख लेता। लेकिन अब अमर को देखते ही नवीन को याद आता था कि कैसे इसने आभा के सामने उसे धमकाने वाला बना दिया था। उसे जिंदा छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। नवीन ने अमर को ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें लगता है मैं कोई ऐसा हूँ जिसे बस एक लड़की ऑफर करके बेवकूफ बना दोगे? तुमने अपनी 2 बहनों को, जिन्हें पहले ही न जाने कितनों ने यूज किया था, मुझे ऑफर करके रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। अमर, तुम्हारा दिमाग तो कमाल का है। और तुम चाहते थे मैं तुम्हें बचाऊं? हाँ। विनय रस्सियों के साथ करीब आ रहा था। अमर ने फटाफट दिमाग में हिसाब लगाया। नाव छीनकर भागने का चांस बनाम गिड़गिड़ाने का चांस। वो अकेला था और सामने नवीन के साथ 7 लोग। ऊपर से वो नवीन से काफी दूर था। एक गोली में नवीन को खत्म करना नामुमकिन था, तो ये रिस्क लेना मतलब सीधा मौत को बुलावा देना था। तो उसके पास सिर्फ गिड़गिड़ाने का ऑप्शन बचा था। अपनी 2 बहनों को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना अब काम नहीं करने वाला था। अचानक उसे अपनी कजिन याद आई, जिससे वो कुछ दिन पहले मिला था। उसने बताया था कि उसने आभा के साथ वाले एक लड़के को बचाया था। जैसे ही विनय ने उसे बांधने के लिए हाथ बढ़ाया, अमर नाव के किनारे की तरफ सरक गया और फटाफट नवीन से बोला, बॉस, मेरी कजिन आभा को जानती है। बॉस आभा से कनेक्ट करना चाहता था, तो वो आभा की बात करेगा। हाँ, ये रिस्की था, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं था। उसे ये दांव खेलना ही था। विनय ने चटपट रस्सी अमर के गले और दोनों हाथों में लपेट दी। अमर छटपटाते हुए नवीन की तरफ देख रहा था। नवीन ने एक शब्द नहीं बोला और अमर का दिल डूब गया। उसने गलत दांव खेला था। अगर उसे पता होता तो वो सीधा पानी में कूद जाता। वैसे भी उसने पहले गंदा पानी गटक लिया था, और जी पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं था। पानी में कूदने से कम एक छोटी सी उम्मीद तो रहती। अब बंधा हुआ था तो सिर्फ मौत का इंतजार था। विनय जानता था कि नवीन अमर को किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। उसे बांधना बॉस का ऑर्डर था और उसे पानी में फेंकने का काम भी उसी का था, क्योंकि वो बॉस का भरोसेमंद था। जैसे ही विनय अमर को नाव से धक्का देने वाला था, नवीन बोला, रुको। विनय रुक गया। इसे पहले वापस ले चलो। अमर ने राहत की सांस ली और फट से जमीन पर ढेर हो गया। आभा, तुम्हें यकीन है इन मछलियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है? आभा ने नाव के केबिन में भरी मछलियों पर एक नजर डाली और बोली, पता नहीं। इन्हें वापस ले जाओ और किसी से टेस्ट करवाओ। आभा को लगता था कि मछलियां ठीक होंगी। नवीन सिर्फ 8 लोग लाया था और उसने अपने आदमियों से मछलियां टेस्ट करवाई थी, जो प्रूव करता था कि मछलियां सही हैं। लेकिन आखिरकार ये खाने की चीज थी। अंदाजा तो अंदाजा ही होता है, टेस्ट करना जरूरी था और लापरवाही नहीं कर सकते थे। प्रशांत बोला, मुझे लगता है इन मछलियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। नवीन चाहता है कि तुम उसकी पिछली गलती माफ कर दो और उसके साथ कोऑपरेट करो, तो वो पूरी सिंसेरिटी दिखाएगा। ये उसका स्टाइल है। पिछली बार शिवांश बिल्डिंग से वापस आते वक्त प्रशांत ने कहा था कि नवीन उनके सिस्टम का लगता है, और आज उसने नवीन की पोजीशन भी एकदम सटीक बताई थी। आभा कुछ बोलती, इससे पहले राकेश ने पूछा, वैसे बॉस, तुम उस आदमी को जानते हो? वो सचमुच हमारे सिस्टम का स्टाफ है। प्रशांत बोला, जानता तो नहीं कहूंगा। एक बार थोड़ी सी मुलाकात हुई थी। पिछली बार जब मिले तो मुझे याद नहीं था कि वो कौन है, लेकिन बाद में मैंने सोचा वो हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट के मिनिस्टर शर्मा के भतीजे हैं। मिनिस्टर शर्मा का भतीजा। राकेश पहले तो शॉक हुआ, फिर उसने तंज कसा। अगर ऐसे लोग भी सेक्शन चीफ बन सकते हैं तो आम जनता के लिए ये सचमुच बदकिस्मती है। प्रशांत ने राकेश की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि अनाया से बोला, नवीन ने इतनी बड़ी टीम बना ली है तो लगता है उसके पास हथियारों की कमी नहीं है। सिस्टम के अंदर वालों के लिए भी बंदूक रखने के सख्त नियम हैं। मिशन पर नहीं है तो आमतौर पर बंदूक छूना भी मुश्किल है। उसके पास जो बंदूकें हैं वो या तो यूनिट के आर्मरी से ली गई हैं या मिलिट्री डिपार्टमेंट से मिली हैं।
मुझे लगता है दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, तो अगर हम उससे शुरू करें तो शायद मिलिट्री डिपार्टमेंट के बारे में और इन्फो मिल सकती है। मैं तुम्हारा मतलब समझ गई, लेकिन जब वो खुद हमारे पास गिड़गिड़ाने आया है तो हम उससे थोड़ा प्रॉफिट क्यों न निकालें, उन आम लोगों के लिए जिन्हें उसने लूटा है। भले ही मिलिट्री डिपार्टमेंट की इन्फो इकट्ठा करने की बात न हो, लेकिन आज उसने खुद को आभा की मां का सहकर्मी बताकर इंट्रोड्यूस किया था। ये अपने आप में उसे इन्वेस्टिगेट करने की वजह थी। आभा को यकीन नहीं था कि वो इस बारे में झूठ बोलेगा। उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि नवीन को कैसे पता कि उसकी मां शालिनी थी। उसे यकीन नहीं था कि उसकी मां ऑफिस में सबको अपनी बेटी का नाम बताती फिरती थी। पिछली बार नवीन से मुलाकात से भी साफ था कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी मां से जुड़ी हर चीज आभा के लिए अहम थी, लेकिन जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी, मौका तो मिलेगा ही। पिछले कुछ दिनों से वेदांत की देखभाल के लिए आभा टेम्पररी तौर पर अपार्टमेंट 2002 में रह रही थी। जब भी वो बाहर से लौटती सबसे पहले 2002 में वेदांत को देखने जाती। उसे वेदांत के दरवाजे का पासवर्ड पता था। पहले वो थोड़ा हिचकती थी, डर था कि कहीं अचानक अंदर जाकर वेदांत को शॉवर के बाद या किसी अजीब सिचुएशन में न देख ले। लेकिन इन दिनों वो रोज उसकी बैंडेज बदल रही थी और जरूरी जगहों को छोड़कर बाकी सब कुछ देख चुकी थी, तो अब उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी और वो डायरेक्ट पासवर्ड डालकर अंदर चली गई। अंदर घुसते ही उसने देखा कि वेदांत अपनी कमर की बैंडेज खोल रहा था। पहले 2 दिन डॉक्टर रमेश रोज आते थे, वेदांत की बैंडेज बदलते थे और उसकी रिकवरी चेक करते थे। बाद में डॉक्टर रमेश ने ये काम अनाया को सौंप दिया था। बैंडेज बदलना कोई हाई लेवल टेक्निकल काम नहीं था, तो आभा इसे कर सकती थी। आभा की निगरानी में वेदांत की चोटें तेजी से ठीक हो रही थी, लेकिन अभी बैंडेज हटाने का टाइम नहीं आया था। तुम बैंडेज क्यों खोल रहे हो? आभा ने दरवाजे पर जूते बदलते हुए पूछा। वेदांत ने ऊपर कुछ नहीं पहना था और नीचे सिर्फ कॉटन स्वेटपैंट्स थे, जिन्हें उसने थोड़ा नीचे खींच लिया था ताकि बैंडेज आसानी से खुल सके। उसके एब्स की लाइन स्मूथ और परफेक्ट थी, थोड़ा ज्यादा होता तो ओवर लगता और थोड़ा कम होता तो कुछ मिसिंग लगता। आभा ने पहले बैंडेज बदलते वक्त उसका फिगर देखता था, लेकिन तब उसका सारा ध्यान वेदांत की चोट पर था और उसने कुछ और नोटिस नहीं किया था। अब उसके शरीर की छोटी मोटी चोटें स्कैब बन चुकी थी और वो खुद काम कर रहा था, जबकि आभा बस देख रही थी। उसकी नजरें, उसके ख्याल वेदांत के फिगर की तरफ खींचे चले गए और वो उनके बारे में सोचने लगी। चैप्टर 177। बैंडेज बदल रहा हूँ। वेदांत ने आभा की तरफ एक नजर डाली और अपने काम में लगा रहा। आभा जब उसकी बैंडेज बदलती थी तो बड़े प्यार और सावधानी से करती थी, लेकिन वेदांत का कॉटन स्वैब से अपनी चोट पर दवा लगाने का तरीका जल्दबाजी और रफ लग रहा था। आभा से ये देखा नहीं गया। वो पास गई और उसके हाथ से कॉटन स्वैब छीन लिया। भले ही तुम हर आधे घंटे में बैंडेज बदल लो, कल तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाओगे। ज्यादा अच्छा करने से भी नुकसान होता है। उसने बाहर जाने से पहले वेदांत की बैंडेज बदली थी। अभी सिर्फ 2 घंटे हुए थे और उसने खुद ही बैंडेज खोल लिया था। आभा को लगा कि शायद वो जल्दी रिकवर करना चाहता है, इसलिए बार बार बैंडेज बदल रहा है। लेकिन तिरछी नजर से उसने देखा कि बैंडेज थोड़ी गीली लग रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ, सचमुच गीली थी। तुमने नहाया क्या? आभा का चेहरा अभी गुस्से में नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। नहीं, बस वाइप किया, वेदांत ने कहा। इस दौरान आभा उसकी डेली लाइफ को सख्ती से मैनेज कर रही थी। उसे रेगुलर एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन हैवी एक्टिविटी नहीं कर सकता था। नहाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वाइप कर सकता था। पहली बार जब वेदांत ने खुद वाइप किया तो उसकी कमर का जख्म पानी से सफेद और सॉफ्ट हो गया था। इसके बाद आभा ने उसका वाइप करने का राइट भी छीन लिया और खुद करने लगी। वेदांत नहीं चाहता था कि आभा उसके लिए इतनी मेहनत करे, तो उसने सोचा कि जब वो बाहर होगी तो वो खुद ये सब कर लेगा। वो बहुत सावधान था, लेकिन फिर भी बैंडेज गीली हो गई। मुझ पर गुस्सा मत हो प्लीज। मैं बस नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए इतना स्ट्रगल करो। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं खुद कर लूँ। तुम मेरी वो ट्रेजर हो जिसे मैं हथेली पर रखना चाहता हूँ, मेरी पुरानी दादी माँ नहीं। अगर कोई लड़का सचमुच लड़की को खुश करना चाहता है तो उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेदांत, जो पहले इतना कूल और डिस्टेंट रहता था, अब आभा से इतनी सॉफ्ट और प्यारी आवाज में बात कर रहा था। उसकी आंखों और भवों में गहरी मोहब्बत झलक रही थी। आभा सचमुच गुस्सा नहीं थी, उसे बस लग रहा था वो उसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहा। वेदांत की ये बात सुनकर उसकी जो थोड़ी सी नाराजगी थी वो कब की गायब हो चुकी थी। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मेहनत करूं, तो आगे से अपनी मर्जी से कुछ मत करना और न ही अकेले हीरो बनने की कोशिश करना। शिवांश बिल्डिंग के उस धमाके की बात सोचकर आभा को अभी भी डर लगता था। अगर वो और प्रशांत वापस न लौटे होते तो वेदांत या तो उस विशाल ज़ॉम्बी के पेट में होता या धमाके में टुकड़े टुकड़े हो गया होता। और उसने आभा को खिड़की से बाहर धक्का दे दिया था। क्या उसे लगा था कि उसे बाहर धकेलने से वो वापस नहीं आएगी? मैं वादा करता हूँ, मैं फिर कभी अकेले कुछ नहीं करूंगा। तुम जो कहोगी वही करूंगा।
आभा ने वेदांत की तरफ एक नजर डाली और सोफे पर पड़े यूज्ड बैंडेज और कॉटन स्वैप को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उस दिन जब हम शिवांश बिल्डिंग से वापस आए तो जो आदमी मिला था वो अभी मेरे पास आया था। वो हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है और पिछले बार की माफी के लिए एक नाव भर मछलियां भी लाया। आभा ने वेदांत को अभी की सारी बात बताई। वेदांत ने सोफे पर पड़ी टी शर्ट पहनी और खड़ा हो गया। उसके रोज के मूवमेंट से कोई नहीं कह सकता था कि वो जख्मी है। कोऑपरेट करना या न करना अलग बात है, लेकिन सिर्फ पिछले बार की बात के लिए एक नाव मछलियां काफी नहीं है। पिछली बार नाव पर आभा ने वेदांत को इशारा किया था कि वो जल्दबाजी में कुछ न करे क्योंकि उसके पास डील करने का तरीका था। तो वेदांत ने कुछ नहीं कहा था। भले ही उसने कुछ न बोला हो, लेकिन उसके सीने में आग जल रही थी। अगर आभा ने पहले इशारा न किया होता तो शायद वो अपनी चोट की परवाह न करके उन सबको खत्म कर देता। लूटपाट तो एक बात थी, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत कैसे हुई आभा पर नजर डालने की? वो तो सीधे मौत को बुला रहे थे। मैं जानती हूँ। मैंने मछलियां ले ली और उन लोगों को भगा दिया। वेदांत का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। वो स्टाइल जैसे आभा उसकी गर्लफ्रेंड हो। आज रात मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगा। इतने दिन आराम किया, अब थोड़ा मूव करना चाहिए। आभा की कुकिंग स्किल्स जबरदस्त थी। वेदांत की कुकिंग स्किल्स एवरेज थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो इम्प्रूव कर रहा था। रिकवरी के दौरान उसने ढेर सारी कुकबुक्स पढ़ी थी और उसका थियोरेटिकल नॉलेज अब काफी सॉलिड था, बस प्रैक्टिस की जरूरत थी। ठीक है, तो मैं शेफ वेदांत की कारीगरी का स्वाद चखने को तैयार हूँ। पहले मैं तुम्हें अपने घर से फेमिलियर करवाता हूँ। आगे जब मैं घर पर न रहूं तो तुम कभी भी आकर जो चाहिए ले सकती हो, वेदांत ने कहा और आभा का हाथ पकड़ लिया। उसने आभा से वादा किया था कि वो अब उससे कुछ नहीं छिपाएगा, तो वो अपने घर को दिखाने से शुरू करेगा। आभा थोड़ा हिचकिचाई। वो अपनी हर चीज आभा को दिखा रहा था। बदले में उसे क्या करना चाहिए? वो अपने स्पेस के बारे में किसी को बताने का इरादा नहीं रखती थी। वेदांत ने पहले उसे किचन में ले जाकर कैबिनेट्स में रखे अनाज और बाकी खाने की चीजें एक एक करके दिखाईं। फिर वो उसे फ्रिज के पास ले गया, जिसमें ढेर सारा मीट, अंडे और दूध था। सब्जियां भी थी, लेकिन सारी ड्राइड वेजिटेबल पैकेट्स में। आभा हमेशा से क्यूरियस थी। उन 2 सालों की भयानक ठंड में वेदांत ज्यादा बाहर नहीं निकला था और न ही उसने ढेर सारी सप्लाई लाते हुए देखा था। ज्यादा से ज्यादा उसने उसे कुछ बार बाहर जाते और थोड़ा सा मीट लाते देखा था, जिसका कुछ हिस्सा उसने आभा और कुकू के साथ शेयर किया था। लेकिन ये फ्रिज जो अंडों, दूध और सब्जियों से भरा था, बिना रिस्टॉकिंग के इतना लंबा कैसे चल सकता था? जैसे ही आभा सोच में थी, वेदांत ने फ्रिज पर कुछ किया और फ्रिज की पीछे की दीवार धीरे धीरे हटी, जिसके पीछे एक स्पेस नजर आया। वो एक बहुत गहरा और बड़ा स्पेस था। आभा उसका अंत नहीं देख पाई, लेकिन जहां तक उसकी नजर गई वहां ढेर सारी खाने की चीजें थी। यहाँ तक कि आभा, जिसके पास अपना स्पेस था, वो भी हैरान रह गई। वेदांत के पास भी एक स्पेस था, लेकिन उसका स्पेस रियल था, जिसे मूव नहीं किया जा सकता था और न ही साथ ले जाया जा सकता था। जब मैंने ये घर रेनोवेट किया था तो मैंने खास तौर पर फ्रिज के पीछे ये हिडन स्पेस बनवाया था। ये पहली और दूसरी मंजिल के बीच की जगह लेता। शहर में भारी बर्फबारी से पहले मैंने इस हिडन स्पेस को पूरा भर दिया था। बाद में मैंने कुछ सप्लाई बाहर से लाई, लेकिन वो बस रास्ते में मिली चीजें थी। तुम्हारा ये हिडन स्पेस कितना बड़ा है? वेदांत बोला, लगभग 1000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा। आभा के स्पेस की तुलना में 1000 क्यूबिक मीटर बहुत छोटा था, लेकिन बाकियों के लिए ये काफी बड़ी बात थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने की जगह वैसे भी लिमिटेड होती है। वेदांत की दौलत का शुक्रिया, जिसने एक साथ 2 बड़े फ्लोर्स खरीदे और उन्हें जोड़ा ताकि इतना बड़ा स्पेस यूज कर सके। किचन देखने के बाद वेदांत आभा को पहली मंजिल के हर कमरे में ले गया। उसका घर भले ही बहुत बड़ा था, लेकिन लिविंग रूम आभा के लिविंग रूम से ज्यादा बड़ा नहीं था। लिविंग रूम, किचन, वेदांत का बेडरूम और एक छोटा सा वॉक इन क्लोजेट पहली मंजिल पर बस यही था। इन सारे कमरों का टोटल एरिया आभा के अपार्टमेंट जितना भी नहीं था। फ्रिज के पीछे हिडन स्पेस देखने के बाद आभा को अंदाजा हो गया कि बाकी का एरिया शायद उस हिडन स्पेस में चला गया था। चलो दूसरी मंजिल पर चलते हैं। बेडरूम से निकलकर वेदांत आभा को दूसरी मंजिल की तरफ ले गया। आभा दूसरी मंजिल पर कई बार आई थी, लेकिन सिर्फ बॉक्सिंग रिंग तक। उसने वहां 2 बंद दरवाजे देखे थे और उसे लगा था कि वो शायद बेडरूम या स्टडी वगैरह होंगे। उसके दिमाग में अमीर लोगों के घर में सबसे ज्यादा बेडरूम्स होते हैं और एक बड़ा स्टडी भी जरूर होता है। चैप्टर 178। जब वेदांत ने एक कमरे का दरवाजा खोला तो आभा का दिमाग हिल गया। ये कोई बेडरूम नहीं था, ये था हथियारों का गोदाम। पूरा कमरा लोहे की रैक से भरा था, कुछ कुछ नीचे लिविंग रूम की तरह, पर फिर भी टोटली डिफरेंट। वो नीचे वाले रैक्स तो बस शो के लिए थे, पर ये थे प्योर फंक्शनल डिस्प्ले शेल्फ्स। जो भी ये देखेगा डेफिनेटली सोचेगा कि तुम हथियारों के डीलर हो, आभा ने अपनी शॉक वाइब्स को कंट्रोल करते हुए कहा और रैक्स की लाइन देखने लगी। उसे हथियारों का ज्यादा ज्ञान नहीं था।
बस इतना पता था कि पिस्तौल और सबमशीन गन में क्या फर्क है। तो वो इन गन्स के स्पेसिफिक डिफरेंसेज नहीं समझ पाई, बस इतना लगा कि सब सुपर खतरनाक दिख रहे थे। वैसे तुम गलत भी नहीं कह रही, वेदांत ने जवाब दिया। इन हथियारों में से 80% का ओरिजिन इलीगल है। आभा ने वेदांत की तरफ हैरानी से देखा। क्या वो रियली हथियारों की डीलिंग करता था? ये तो गैर कानूनी है ना? मैंने इन्हें ओवरसीज ड्रग ट्रैफिकर्स और गैंग्स से छीना है। बार बार मौत के मुंह से बाल बाल बचते हुए। ये सुनकर आभा का इन हथियारों के लिए शौक थोड़ा कम हुआ। ये सारे हथियार उसके ढेर सारे डेथ क्लोज कॉल्स की निशानियां थे। पहले जब वो उसकी बैंडेज चेंज कर रही थी या बॉडी क्लीन कर रही थी, तब उसने वेदांत की स्किन पर कई फीके पड़े निशान देखे थे। अब इन हथियारों को देखकर आभा को उसके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट और दिल में एक दर्द सा महसूस हुआ। उस कमरे से निकलकर वेदांत ने बगल वाला दरवाजा खोला। ये था एक बेडरूम, सुपर क्लीन और कोजी वाइब्स वाला बेडरूम। अंदर एक बेड, ड्रेसिंग टेबल और कोने में एक सितार था। क्लियरली ये किसी औरत का कमरा था। ये मेरी मोम का कमरा है, हालांकि वो यहाँ कभी रुकी नहीं। वेदांत कम ही अपनी फीलिंग्स बाहर दिखाता था। आभा के लिए उसकी सॉफ्ट साइड छोड़कर बाकियों के लिए वो हमेशा कूल और डिस्टेंट रहता था। अब अपनी मोम का जिक्र करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। मेरी मोम ने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा रॉय फैमिली की कैद में बिताया, बिना ज्यादा खुशियों के। वो अक्सर कहती थी कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो वो कभी रॉय फैमिली में शादी नहीं करेंगी। वो किसी छोटे मोटे बिजनेसमैन से शादी कर लेती, बशर्ते वो उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट दे। वेदांत गुजेंग के पास गया, उसका कवर हटाया और तारों को हल्के से छुआ। उन्होंने बचपन से सितार सीखा था और गजब बजाती थी, लेकिन रॉय फैमिली में शादी के बाद उन्होंने इसे फिर कभी नहीं छुआ। आभा को नहीं पता था कि उसकी मोम की हालत अब क्या है, जिंदा है या नहीं। तो उसने जल्दबाजी में कोई सांत्वना नहीं दी, वो बस चुपचाप सुनती रही। आभा इधर आओ। आभा वेदांत के पास गई। उसने ड्रेसिंग टेबल का एक ड्रॉर खोला और उसमें से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। डिब्बे से उसने एक जेड पेंडेंट निकाला। ये मेरी मोम की फैमिली ज्वेलरी है। मरने से पहले उन्होंने इसे मुझे दिया और कहा कि इसे मेरी फ्यूचर वाइफ को दे दूं। वो रॉय फैमिली से कुछ नहीं चाहती थी, तो उन्होंने मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं जोड़ा, बस ये जेड पेंडेंट। आभा ने सोचते हुए वेदांत की तरफ देखा। क्या ये उसका प्रपोज है? वेदांत आभा के गले में डालते हुए बोला, तुम पर ये सचमुच खूबसूरत लग रहा है। और फिर वो चुप। आभा भले ही दुनिया अब ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में थी और उसे नहीं लगता था कि उसका और वेदांत का रोमांस पुराने ज़माने जैसा होगा। दुनिया बदल चुकी थी और उनका प्यार भी अलग था, लेकिन ऐसा आधा अधूरा बोलकर क्या उसे अजीब नहीं लगा? वैसे वेदांत को जरा भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो इसे आभा को प्रपोजल मानता ही नहीं था। उसके दिल में तो वो पहले से ही उसकी थी। रस्मों की जरूरत थी, पर अभी नहीं। उधर दूसरी साइड, जैसे ही नवीन अपने आदमियों के साथ वापस आया, रेणुका गर्म पानी ले आई। वो किसी पुराने जमाने की दासी से भी ज्यादा आज्ञाकारी थी। इससे नवीन का डिप्रेस्ड मूड थोड़ा ठीक हुआ। ऐसी औरत ही मर्द को पसंद आती है और वो उसे संभाल कर रखता है। रेणुका ने नवीन से ये नहीं पूछा कि उसकी ट्रिप सक्सेसफुल रही या नहीं, बल्कि वो पर्सनली गर्म तौलिया लाई और उसका चेहरा पोंछने लगी। पहले चार्मिंग पेविलियन नाइट क्लब में, क्योंकि बहुत ठंड थी, वहां की लड़कियां मोटे मोटे कॉटन कपड़े पहनती थी। वो खूबसूरत ड्रेसेस बेकार हो गई थी। कुछ लड़कियों को वो ड्रेसेस भारी और कम गर्म लगती थी, तो उन्होंने फेंक दी। बाकी लड़कियां जो टॉर्चर में मर गईं, उनके मोटे कपड़े छीन लिए गए, तो ड्रेसेस तो कोई लेने वाला था ही नहीं। रेणुका ने वो सारी फेंकी और अनचाही ड्रेसेस कलेक्ट कर ली थी। अब वो काम आ रही थी। जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा था, मोटे कपड़ों की जरूरत नहीं थी। जब वो उन लग्जरी ड्रेसेस में खड़ी होती तो किसी भी मर्द की नजर उस पर टिक जाती। रेणुका ने आज लोकट पर्पल ड्रेस पहनी थी। वो बहुत लंबी नहीं थी, पर उसका फिगर कमाल का था। नेकलाइन ऐसा था कि कुछ दिखे भी और छुपे भी। वो थोड़ा झुककर नवीन के पैरों के बीच खड़ी थी और उसका चेहरा पोंछ रही थी। नवीन की नजर सीधे रेणुका की चेस्ट पर थी। हालांकि उसने एक शब्द नहीं कहा, न कोई फ्लर्टी मूव बनाया। रेणुका तो थोड़ा रिजर्व्ड और डरी हुई भी लग रही थी, पर सिर्फ उसका नवीन के सामने खड़ा होना ही काफी था कि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगे और दिन की सारी टेंशन भूल जाए। नवीन ने रेणुका का हाथ पकड़ा, उसे अपनी गोद में खींच लिया और बेसब्री से उस पर झपट पड़ा। पास रखा पानी का बेसिन गिर गया और रेणुका पानी से घिरी थी, उसका बदन भी गीला हो गया। नवीन और एक्साइटेड हो गया और रेणुका पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। बाहर पहरे पर खड़े लोग शोर सुन रहे थे। सबको पता था कि अंदर क्या चल रहा है। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, पर बॉस को आमतौर पर उनकी झांकने और सुनने की आदत पर गुस्सा नहीं आता था। ये बॉस का लिविंग क्वार्टर था, बिना खिड़कियों वाला, और दरवाजा अंदर से लॉक था। झांकना तो पॉसिबल था नहीं, पर सुन तो सकते थे। कई लोग दरवाजे से कान सटाकर अंदर की आवाजें सुन रहे थे, ये सोचते हुए कि काश उनकी भी ऐसी मस्ती हो पाए।
अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालने के बाद नवीन सोफे पर रिफ्रेश्ड होकर बैठा। उसका रेणुका के प्रति लहजा भी अब काफी सॉफ्ट हो गया था। फिर से बता, तुमने आभा की बहन से आभा के फैमिली के बारे में क्या सुना था? रेणुका ने अपने बिखरे बाल ठीक किए और पास खड़ी होकर आभा के फैमिली के बारे में जो जानती थी उसे दोहराने लगी। नवीन ने सिगरेट सुलगाई, सुनते हुए सोचने लगा। तुम्हारे हिसाब से आभा पहले अपनी सौतेली माँ और छोटी बहन के लिए बहुत अच्छी थी, यूँ कहो कि वो खुलकर उनका फायदा उठाने देती थी। लेकिन शहर के भारी बर्फ से सील होने से पहले वो अचानक पूरी तरह बदल गई। न सिर्फ उसने अपनी बहन को पब्लिकली बेइज्जत किया, बल्कि सामान और सप्लाईज जमा करने लगी और अपने घर को स्टील का किला बना लिया। रेणुका ने हामी भरी। हाँ बिल्कुल, लगता है ये आभा कोई साधारण लड़की नहीं है, नवीन ने अपने आप से कहा और सिगरेट का लंबा कश लिया। पहले इतनी सीधी सादी थी, फिर अचानक इतनी रूथलेस कैसे हो गई? रेणुका को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। जो इंसान इतना शोषित और बुली किया जाए वो तो बगावत करेगा ही। पर वो ये बातें नवीन से नहीं कहने वाली थी। वो तो बस संजीव ने नवीन को भेजा हुआ एक खिलौना थी, थोड़ी वैल्यू वाला खिलौना। उसे अपनी राय देने का कोई हक नहीं था, उसे बस वही बताना था जो वो जानती थी। आभा के साथ जो आदमी है उसका बैकग्राउंड क्या है? नवीन ने अचानक पूछा। चैप्टर 179। रेणुका ने नवीन की तरफ कंफ्यूज लुक दिया। वो समझ नहीं पाई कि नवीन किस आदमी की बात कर रहा था जो आभा के साथ था। जहां तक उसे पता था, आभा के साथ कभी कोई आदमी नहीं देखा गया। हाँ, सुना था कि आभा को एक लड़का पसंद था, पर वो सब वन साइडेड था। वो लड़का उसे बस यूज करता था, अपने प्रोजेक्ट्स और पेपर्स लिखवाता था। जब आभा उसके लिए दिन रात मेहनत करती तब वो दूसरी लड़की के साथ डेटिंग और शॉपिंग में बिजी रहता। ये सब आभा की बहन ने बताया था। नवीन ने रेणुका का एक्सप्रेशन देखते ही समझ लिया कि उसे कुछ नहीं पता। उसने कुछ नहीं कहा। रेणुका जैसी औरत सिर्फ उसकी भड़ास निकालने के लिए थी, उससे सीरियस बातें डिस्कस करना बेकार था। नवीन का मूड अचानक ऑफ हो गया। उसने रेणुका को पहले जाने को कहा और सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना है। उसने मछलियों की पूरी बोट भेज दी थी। अगर आभा से कनेक्शन नहीं बना तो भारी लॉस हो जाएगा। अमर को वापस आने के बाद लॉक कर दिया गया था। हालांकि वो नवीन के हाथों बाल बाल बचा था, पर गिरते वक्त उसने गंदा पानी कई घूंट पी लिया था। उसे डर था कि कहीं वो ज़ॉम्बी ना बन जाए। नवीन के रूथलेस बिहेवियर को याद करके अमर को लगने लगा कि काश वो ज़ॉम्बी बन जाए ताकि सबसे पहले नवीन को काट ले। उसने याद किया कि कैसे उसने अपने मम्मी पापा की मिन्नतों को इग्नोर किया था जब वो उसके पैर पकड़कर रो रहे थे। उसने घर का सारा खाना ले लिया था और अपनी 2 छोटी बहनों, जो अभी 15 की भी नहीं थी, को धोखे से बाहर निकाला और नवीन को सौंप दिया। खाना तो छोड़ो, वो 2 खूबसूरत बहनें ही किसी भी मर्द को इम्प्रेस करने के लिए काफी थी। अमर जितना सोचता उतना ही उसे लगता कि नवीन बेरहम और एहसान फरामोश है। उसकी एक कजिन थी जो भी बहुत प्रिटी थी। कुछ टाइम पहले उसकी मुलाकात उससे बाहर हुई थी। वो अकेली एक छोड़े हुए मॉल में छुपी थी, कह रही थी कि उसे अपने पापा और अपनी कम्युनिटी का बदला लेना है। अमर को थोड़ा थोड़ा समझ आया था कि क्या हुआ था। उसे पता चला कि उसके पापा यानी उसके मामा को आभा ने मारा था और गांव के कई लोग भी एक दूसरे को मारने के लिए उकसाए गए थे। बचे हुए लोग बिखर गए, कुछ बीमार, कुछ मर गए, कुछ ज़ॉम्बी बन गए। वो कजिन ही उनके गांव से बची थी। उस वक्त अमर को नहीं पता था कि आभा कौन है और उसे उनकी स्टोरी से कोई खास हमदर्दी या इमोशन नहीं हुआ। तो वो थोड़ी देर बाद चला गया था। उसका अपनी कजिन से रिश्ता हमेशा नॉर्मल ही रहा, 2-4 औपचारिक बातें करना ही काफी था। उसने इस बात को दिल से नहीं लिया था। अगर क्राइसिस के इस मोमेंट में उसे ये बात याद ना आई होती तो शायद वो अब पानी में तैरती लाश होता। अमर ने दिमाग में ऑप्शंस तौले और फैसला किया कि उसे अपने लिए कोई रास्ता निकालना होगा। विनय ने अमर जितना पानी नहीं पिया था, पर उसने भी 2-4 घूंट गटक लिए थे। वो अमर जितना पैनिक नहीं हुआ, पर दिल में डर तो था ही। उसने अपने आसपास ढेर सारे लोगों को ज़ॉम्बी बनते देखा था और वो सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। वो सालों से नवीन के साथ था और जानता था कि वो कैसा इंसान है। आभा ने जो कहा था वो शायद सच था। नवीन ने शायद पहले ही कोई स्पेशल दवा ले ली थी, वरना मौत से इतना डरने वाला इंसान कभी वो म्यूटेटेड मछली खाने के लिए वॉलंटियर नहीं करता। उसके पास कोई बैकअप था और वो मौके का फायदा उठाकर नवीन की चापलूसी कर रहा था। विनय को भी नवीन से गुस्सा आने लगा। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। विनय अपनी सोच से बाहर आया और देखने गया। उसका कमरा 4थे फ्लोर पर था और अमर को जिस कमरे में लॉक किया गया था वो भी 4थे फ्लोर पर था। कॉरिडोर में भागता हुआ शख्स वही था जो अमर की निगरानी कर रहा था। क्या हुआ भाई विनय? वो अमर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे पकड़ लिया और वापस लाया। मैं अभी बॉस से पूछने जा रहा था कि इसका क्या करना है। विनय नवीन का भरोसेमंद आदमी था, तो उस शख्स ने कुछ नहीं छुपाया और सारी बात बता दी। बॉस आज मूड में नहीं है और शायद अभी मजे ले रहे हैं। इतनी छोटी बात के लिए उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना? भागा था, तूने पकड़ लिया और वापस लाया ना?
कल सुबह रिपोर्ट कर देना। जब नवीन वापस आया था उसका चेहरा वाकई खराब था और कई लोगों ने ये देखा था। ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना समझदारी नहीं थी। ठीक है, तुम जो कहो भाई विनय। वो शख्स वापस चला गया। विनय ने भी अपना दरवाजा बंद किया कुछ सोचते हुए। वेदांत आभा को अपने घर का हर कोना दिखाने ले गया। प्यार और ट्रस्ट दोनों म्यूचुअल होते हैं। वेदांत ने अपने घर की हर चीज, यहाँ तक कि वो कहाँ रहता है, सब कुछ आभा को बिना किसी हिचक के दिखाया। आभा को भी ऐसा ही करना चाहिए था। उसके बोलने से पहले ही वेदांत बोला, मुझे वो मछलियां दिखाओ जो तुम आज लाई हो। चलो फिर ऊपर जाकर ये भी चेक कर लेते हैं कि डॉक्टर सुभाष और बाकियों को टेस्ट रिजल्ट्स मिले या नहीं। आभा और वेदांत पहले नीचे गए और रास्ते में नीति से मिले। सुना है तुम मछलियों की पूरी बोट लाई हो, चाहिए मैं उनकी पहचान में हेल्प करूं? नीति बचपन से समंदर के किनारे रही थी। वो ना सिर्फ मछलियां पकाने में माहिर थी बल्कि उनके टाइप्स पहचानने का उसका अपना तरीका था। तो आभा ने उसे अपने साथ नीचे चलने को कहा, क्योंकि अभी तक पक्का नहीं था कि मछलियां खाने लायक है या नहीं। राकेश ने बोट को यूनिट 1 के सामने पार्क किया था। कोई आभा का सामान चुराने की हिम्मत नहीं करता था। डॉक्टर सुभाष के टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके थे। इन मछलियों में कोई गड़बड़ नहीं थी, ये खाने लायक थी। पर आभा ने नीति को ये नहीं बताया। वो देखना चाहती थी कि नीति की स्किल्स कितनी दमदार हैं। क्या वो सिर्फ आंखों से अच्छी और म्यूटेटेड मछलियों में फर्क बता सकती है? नीति बोट पर चढ़ी और कैजुअली 2 मछलियां उठाकर इधर उधर से देखने लगी। फिर उसने आभा की तरफ मुड़कर कहा, ये टॉप क्वालिटी मछलियां हैं। पुराने टाइम में तो इन्हें सिर्फ हाई एंड रेस्टोरेंट्स में रईस लोग खाते। तुम्हें कैसे पता? इनके स्केल्स, स्किन, आंखें और मछली का रंग, हर चीज से इनकी क्वालिटी दिखती है। नीति ने आभा और वेदांत को डिटेल में बताया कि मछली अच्छी है या नहीं, ये कैसे जज करते हैं। जैसे स्कूल में प्रॉब्लम डिस्कस करते वक्त वो अपनी समझ और नॉलेज को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। आभा को कुछ समझ आया, कुछ नहीं। पर उसे नीति की जजमेंट पर भरोसा था। नीति ने बोट के होल से एक और मछली उठाई और आभा से बोली, इस टाइप की मछली का वजन आमतौर पर 15 पाउंड से ज्यादा होता है। हर 15 पाउंड से ज्यादा वाली मछली अच्छी नहीं होती, पर 15 पाउंड से कम वाली डेफिनेटली अच्छी नहीं होती। उसने अपने हाथ की मछली तौली और बोली, ये करीब 18 पाउंड की है, जो हमारे एरिया में बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। एक ही मछली के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से पकाया जा सकता है। एक मछली से पूरी टेबल के डिशेस बन सकते हैं। नीति अचानक रुक गई। उसने मछली को बार बार पलटकर देखा, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्या हुआ? इस मछली में कुछ गड़बड़ है? आभा ने पूछा। नीति का चेहरा सीरियस था, पर उसमें थोड़ी एक्साइटमेंट भी थी। उसने आभा से पूछा, ये मछलियों की बोट तुम्हें कहाँ से मिली? वो सवाल नहीं कर रही थी, बस जवाब ढूंढ रही थी। आभा ने कहा, किसी ने हमारे दरवाजे पर डिलीवर कर दी। किसने डिलीवर की? नीति ने क्यूरियोसिटी से आभा की तरफ देखा, जैसे मछली में गड़बड़ नहीं बल्कि उसे भेजने वाले शख्स की फिक्र थी। चैप्टर 180। आभा, नवीन का एक बंदा तुम्हें ढूंढ रहा था। बोला, नवीन के बारे में कुछ जरूरी बात बतानी है। वो कटारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के गेट पे वेट कर रहा है। नवीन का आदमी, जो अभी भी कटारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ढूंढ सकता है, जरूर वही होगा जो उस दिन नवीन के साथ आया था। उसका नाम क्या है? आभा ने पूछा। पेट्रोल टीम के मेंबर की आवाज इंटरकॉम से आई। उसने आभा का सवाल दोहराया। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, उसका नाम है अमर। अमर? अरे, ये तो वही बंदा है ना जिसे उस दिन राकेश ने पानी में फंसाया था और जो नवीन के सामने घुटने टेक के जान बचाने की भीख मांग रहा था। आभा ने कहा, उसे अंदर ले आओ। मैं थोड़ी देर में नीचे आती हूँ। आभा और वेदांत साथ में नीचे आए। पेट्रोल टीम अमर को बिल्डिंग 5, यूनिट 1 के तीसरे फ्लोर पर एक खाली कमरे में ले गई। वो पूरी तरह भीगा हुआ था और रस्सियों से बंधा था। आभा को देखते ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेट्रोल टीम के एक मेंबर ने उसे धक्का देकर वापस बिठा दिया। चुपचाप बैठ। आभा, मुझे आपको कुछ बताना है। प्लीज अपने लोगों से कहो कि मुझे खोल दे और कोई साफ कपड़े दे दे। आभा ने उसे एक नजर देखा और सीधे ऑर्डर दिया, इसे बाहर फेंको। 2 पेट्रोल मेंबर्स ने अमर के कपड़े पकड़े और उसे बाहर घसीटने लगे। अमर घबरा गया और चिल्लाया, मुझे पता है नवीन आपके साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहता है। क्या आपको नहीं जानना? आभा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वापस जाने लगी। जैसे ही उसे बाहर गंदे पानी में फेंकने की तैयारी हुई, अमर का सारा प्लान धरा रह गया। ये सब संजीव का आइडिया था। संजीव ने ही नवीन को सुझाया कि आपके साथ कोऑपरेट करे। बोला, आपके पास ढेर सारा सामान, हथियार और स्पेशल दवा है। कोऑपरेशन से फायदा ही फायदा है। और ये भी बोला कि आप तो बस एक लड़की हो, सही टाइम आने पर वो आपके लोग, आपका सामान और आपकी टेरिटरी सब छीन लेगा। अमर ने एक सांस में सब उगल दिया। पहला हिस्सा वो बात थी जो उसने संजीव और नवीन के बीच सुनी थी, और आखिरी हिस्सा उसने खुद जोड़ा, थोड़ा मिर्च मसाला डालकर। नवीन तो आभा के साथ कोऑपरेट करना चाहता था ना?
तो वो उनके बीच फूट डाल देगा। उसे यकीन था कि ये सुनने के बाद आभा नवीन के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी। इसे वापस लाओ। अमर को घसीटकर वापस लाया गया और आभा के पैरों के पास फेंक दिया। आभा, मैंने जो कहा सब सच है। नवीन का आपके लिए कोई अच्छा इरादा नहीं है और तुम्हारे इरादे कितने साफ हैं जो ये सब बताने आए हो। मैं शर्त लगाती हूँ तुम नवीन के चंगुल से भाग आए हो, है ना? तुम्हें उससे नफरत है, डर है कि वो तुम्हें मार डालेगा, इसलिए तुम यहाँ भाग आए शेल्टर मांगने। सोचा मेरे हाथों नवीन को हटवाओ, इससे तुम्हारा बदला भी हो जाएगा। थोड़ा रुककर आभा ने कहा, मेरे हाथों बदला लेना तो एक बात है, असली बात यह है कि तुम्हें वो स्पेशल मेडिसिन चाहिए। आभा की नजरों में अमर का सारा गिल्ट बाहर आ गया। वो सचमुच यही सोच रहा था। मैं कोई कचरा रिसाइकलिंग सेंटर नहीं हूँ जो हर तरह का कचरा ले लूं। तुमने जो बताया वो मुझे पहले से पता है, इसका मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं। आभा ने अमर को देखते हुए धीरे कहा, उल्टा अगर मैं तुम जैसे गद्दार को बांधकर नवीन को वापस भेज दूं तो वो शायद मछलियों से भरी एक पूरी नाव भेजकर मेरा शुक्रिया अदा करे। अमर की आंखें धीरे धीरे फैल गईं। वो इतनी मुश्किल से भागकर आया था, वापस भेजे जाने का मतलब थी उसकी पक्की मौत। ये आभा नवीन से भी ज्यादा डील करना मुश्किल लग रही थी। नवीन तो लस्ट का मारा था, उसकी बात को मक्खन लगाकर मनाया जा सकता था, लेकिन आभा को क्या चाहिए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। अमर का दिमाग तेजी से चलने लगा। अचानक उसे एक आइडिया सूझा। हाँ, उसे मछलियाँ चाहिए। मुझे पता है वो अपनी मछलियाँ कहाँ से लाता है। अगर आपको मछलियाँ चाहिए तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। नवीन को अमर के भागने की खबर अगले दिन पता चली। हमेशा अपने आदमियों के सामने कूल रहने वाला नवीन इस बार गुस्से में आग बबूला हो गया और गार्ड के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम लोग किस काम के हो? एक बंधा हुआ आदमी भी नहीं संभाल सकते, और क्या कर सकते हो तुम? जिसे थप्पड़ पड़ा वो अपना मुंह पकड़कर चुपचाप खड़ा रहा, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। वो अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था। बस थोड़ी देर को उसकी आंख लग गई थी और जब उठा तो आदमी गायब। पहले तो उसने हिम्मत नहीं की थी कुछ बोलने की। कुछ भरोसेमंद भाइयों को साथ लिया और ढूंढने लगा। 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो आखिरकार उसने हिम्मत करके नवीन को बताया। नवीन का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो कई बार कमरे में चक्कर काटने के बाद विनय से बोला, कुछ लोगों को इकट्ठा करो, कटारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाली सड़क पर फिर से सर्च करो। मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद सर्च लीड करूंगा। विनय और नवीन अलग अलग दिशाओं में निकल गए। विनय अपने आदमियों को लेकर 10 मिनट तक गया ही था कि अचानक उसने अपना पेट पकड़ लिया और झुक गया। विनय भाई, क्या हुआ? पास खड़े किसी ने पूछा। पता नहीं, अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया, जैसे कोई कीड़े मेरी आते चबा रहे हों। विनय की बात सुनते ही बाकियों के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये वायरस इन्फेक्शन था? क्या वो अब ज़ॉम्बी बनने वाला था? फिर अब क्या करें? पेट पकड़े हुए विनय ने बाकियों से कहा, तुम सब उस नाव पर चले जाओ, मेरे साथ वाली नाव पर मत रहो। बाकी लोग भी डर गए थे। वो फटाफट एक नाव पर इकट्ठा हो गए। विनय भाई, आप ठीक तो है ना? मेरी फिक्र छोड़ो, पहले अमर को ढूंढो, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ। अगर तुम लोग लौटने तक मैं वापस ना आऊं तो मुझे ढूंढने मत आना। ये सब लोग वो लकी सर्वाइवर्स थे जो न जाने कितनी बार मौत को चकमा दे चुके थे। सब अपनी जान के पीछे पड़े थे। विनय ने जब ऐसा कहा तो सबने चैन की सांस ली। उन्हें डर था कि अगर विनय सचमुच ज़ॉम्बी बन गया तो वो भी उसके साथ मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने फटाफट अपनी नाव आगे बढ़ा दी। जैसे ही वो लोग गए, विनय सीधा खड़ा हो गया और दूसरी रास्ते से अपनी नाव वापस मोड़ ली। नवीन और विनय अपने साथ कुछ लोगों को ले गए थे, लेकिन बिल्डिंग में अभी भी आधे लोग बाकी थे जो उसकी रखवाली कर रहे थे। विनय एक कोने में छोटी सी खिड़की से अंदर घुसा, पेट्रोल से बचता हुआ, और ऊपर नवीन के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसे भी डर था कि कहीं उसे वायरस ना लग जाए और वो ज़ॉम्बी ना बन जाए। लेकिन वो अमर जितना बेवकूफ नहीं था कि ये बात जोर जोर से बोले या नवीन से उसकी जान बचाने को कहे। उसे पता था अगर नवीन के पास स्पेशल मेडिसिन भी होगी तो वो उन्हें नहीं देगा, इसलिए उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना था। विनय कई बार नवीन के कमरे में जा चुका था, लेकिन हमेशा तब जब नवीन वहां होता था। जैसे ही नवीन बाहर जाता वो दोनों दरवाजे लॉक कर देता। बिना चाबी के उन्हें खोलना मुश्किल था, लेकिन विनय इतने सालों तक नवीन के साथ यूं ही नहीं रहा था। उसके पास अपने तरीके थे। विनय ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जेब से एक चाबी निकाली और नवीन के कमरे से 2 दरवाजे पहले वाले कमरे का ताला खोलकर फटाफट अंदर घुस गया। ये पहले एक स्टोर रूम हुआ करता था जहां सफाई वाले अपने सामान रखते थे। एपोकैलिप्स के बाद भले ही इस बिल्डिंग में कई लोग रह रहे थे, लेकिन नवीन ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने कमरे के दोनों तरफ के कमरे खाली रखे थे, किसी को वहां रहने नहीं दिया। इसने विनय को एकदम परफेक्ट मौका दे दिया। इस स्टोर रूम में एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से बस एक इंसान निकल सकता था।
वो भी पतला वाला। 90 किलो से ज्यादा वजन वाला तो बिल्कुल नहीं घुस सकता था। खिड़की के बाहर एक 10 सेंटीमीटर चौड़ी कंक्रीट की पट्टी थी। अगर सावधानी से चला जाए तो उससे होकर गुजरा जा सकता था। सेफ्टी के लिए विनय ने पहले से एक रस्सी तैयार की थी और उसे अपनी कमर से बांध लिया। उसने खिड़की खोली, बाहर की सिल को पकड़ा और धीरे धीरे नवीन के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। चैप्टर 181। नवीन का कमरा पहले डायरेक्टर का ऑफिस हुआ करता था, एकदम स्वीट टाइप। नवीन जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो अंदर वाला कमरा बेडरूम बना लिया और बाहर वाला हिस्सा वैसा ही छोड़ दिया। हालांकि उसे मेहमानों से मिलने जुलने की जरूरत नहीं थी, फिर भी पुराना लेआउट रखने से नवीन को एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती थी। अंदर वाले कमरे में एक तिजोरी थी। पहले उसमें ऑफिशियल सील और कुछ जरूरी कागजात रखे जाते थे। अब वो नवीन की पर्सनल प्रॉपर्टी बन चुकी थी। खिड़की से अंदर घुसते ही विनय सीधा तिजोरी की तरफ बढ़ा। तिजोरी में पासवर्ड था जो उसे नहीं पता था। लेकिन एक बार पहले जब नवीन कुछ निकाल रहा था, उसने विनय के सामने तिजोरी खोली थी। हालांकि उसने अपने शरीर से ढकने की कोशिश की थी, लेकिन विनय ने रफली देख लिया था कि उसने कौन से नंबर दबाए। पहले के अपने गेस के बेसिस पर विनय ने कई बार ट्राई किया और आखिरकार सही पासवर्ड मिल गया। वो एक्साइटेड होकर तिजोरी का दरवाजा खींचकर खोल दिया। रीडर अंडरस्कोर कंटेंट अंडरस्कोर पेज। अंदर ढेर सारा सामान था, गोलियां, एक हैंडगन, एक रेगुलर से थोड़ा बड़ा फोन और कुछ सोना। विनय ने उन चीजों को छूने की हिम्मत नहीं की। वो बस अपने हाथों से उनके बीच में तलाशी लेने लगा, लेयर बाय लेयर, स्पेशल दवा ढूंढते हुए। उसने सारा सामान चेक किया, लेकिन स्पेशल मेडिसिन कहीं नहीं थी। क्या कोई एक्स्ट्रा नहीं है? विनय ने खुद से बड़बड़ाया। पक्का करने के लिए उसने फिर से तलाशी ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। विनय का दिल बैठ गया। ये आम डिसअपॉइंटमेंट नहीं थी, ये डर से भरी निराशा थी। अगर उसे स्पेशल मेडिसिन नहीं मिली तो वो एक टिक टिक करता टाइम बम था जो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता था। 2 बार सर्च करने के बाद भी कुछ न मिलने पर विनय को तिजोरी बंद करनी पड़ी। नाखुशी से उसने नवीन के कमरे में इधर उधर फिर से देखा। अगर स्पेशल मेडिसिन तिजोरी में नहीं थी तो और कहाँ हो सकती थी? बेड, अलमारी और तिजोरी के अलावा अंदर कुछ और था ही नहीं। क्या बाहर होगी? वो बाहर वाले कमरे में गया और नवीन की फेवरेट चेयर पर बैठ गया। उसका हाथ अचानक पास में एक ड्रॉर के हैंडल से टकराया। आमतौर पर ऐसी डेस्क में ड्रॉर तो होते ही हैं, ये स्टैंडर्ड था। ऊपर वाले पहले ड्रॉर का हैंडल बाकियों से हल्का दिख रहा था। साफ था कि उसे बार बार खोला जाता था। विनय ने वो ड्रॉर खींचा। अंदर कुछ अडल्ट प्रोडक्ट्स थे और कुछ नहीं। एक और निराशा। विनय ने गुस्से में उसे जोर से ठोक दिया। नतीजा, हैंडल के किनारे एक छोटा सा क्रैक बन गया। विनय घबरा गया, सोचा उसने तोड़ दिया। वो फटाफट उसे पहले जैसा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उसे पता चला कि हैंडल तो पहले से ही खोखला था। उसने तोड़ा नहीं था। विनय ने उस छोटे से क्रैक को और खोला और अंदर एक छोटा सा कागज का पैकेट मिला। एक्साइटमेंट और डर के मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ उसने पैकेट खोला। अंदर 5 सफेद गोलियां थी। उसने स्पेशल मेडिसिन पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसकी गट फीलिंग चिल्ला रही थी कि यही वो मेडिसिन है, वरना नवीन इसे इतनी सीक्रेट जगह पर क्यों छिपाएगा। विनय ने सारी 5 गोलियां ले ली और फिर पैकेट को ध्यान से वापस मोड़कर हैंडल में रख दिया। वो उसी रास्ते से स्टोर रूम में लौटा, लेकिन वहां रेणुका थी। लग रहा था वो खास तौर पर उसका इंतजार कर रही थी। विनय, तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे पसंद आ गए थे। अफसोस, मैं अपनी डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? रेणुका ये कहते हुए विनय की तरफ बढ़ी। वो जवान थी, खूबसूरत थी और उसकी ड्रेस उसकी किलर फिगर को और हाईलाइट कर रही थी। इस दुनिया में जब कोई लड़की किसी लड़के से कहती है कि वो उसे पसंद करती है तो उसके पीछे 99% कोई रीजन होता है। लेकिन विनय नवीन नहीं था, उसे लड़कियों में उतनी दिलचस्पी नहीं थी। तुमने गलत इंसान चुन लिया। मैं खुद नहीं जा सकता, तुम्हें क्या ले जाऊं? विनय ने रेणुका को साइड करके दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। विनय, तुम अभी नवीन के कमरे से आए हो ना? अगर मैं गलती से उसके सामने कुछ बोल दूं जो नहीं बोलना चाहिए तो मुझे ब्लेम मत करना। विनय रुक गया और ठंडी हंसी हंसा। ये क्या पसंद करने की बातें? पहले ही डायरेक्ट बोल देती, 1 मिनट बच जाता। विनय ने पलटकर रेणुका को देखा। तुम चाहती क्या हो? जो तुम ढूंढ रहे हो वही मैं भी चाहती हूँ। हम दोनों बस जिंदा रहना चाहते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? थोड़ी देर पहले विनय ने सचमुच सोचा था कि इसे चुप कराने के लिए मार दे। रेणुका हंसी और बोली, मैंने खुद हिम्मत करके तुमसे बात की, इसका मतलब मेरे पास बैकअप प्लान है। अगर मैं मर गई तो तुम्हारा आज का सीक्रेट भी सीक्रेट नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसा है? विनय ने अचानक रेणुका की गर्दन पकड़ ली। क्या वो सचमुच एक ऐसी लड़की से डरने वाला था जो बस मर्दों को खुश करना जानती थी? रेणुका का चेहरा लाल होने लगा, लेकिन उसने विनय से कहा, तुम्हें पता है नवीन आज संजीव के पास क्यों गया? उसे पहले से शक था कि अमर का भागना कोई प्लान्ड मूव था। संजीव के पास जाना बस एक बहाना था।
विनय शॉक्ड रह गया। अगले ही सेकंड उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। हालांकि आवाज थोड़ी दूर थी, लेकिन वो समझ गया कि ये नवीन की थी। तुम्हारा इस बिल्डिंग में इस वक्त होना नवीन के शक को कंफर्म करता है। सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। विनय ने सोचा भी नहीं था कि नवीन ऐसा गेम खेलेगा। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक सेकंड सोचने के बाद उसने रेणुका को छोड़ दिया और पूछा, तुम मुझे कैसे बचाओगी? नवीन बाहर से लौटा और ऊपर जाते वक्त हर किसी से पूछ रहा था कि अमर को ढूंढने गए लोग वापस आए या नहीं। नीचे सबने कहा कि नहीं आए। नवीन ने कुछ नहीं कहा, बस सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो सीढ़ियों के टॉप पर पहुंचा, रेणुका अंदर से भागती हुई निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े उल्टे पुल्टे और ढेर सारी स्किन बाहर दिख रही थी। भले ही नवीन को रेणुका से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो अभी उसकी गर्ल थी। उसके ऑर्डर के बिना किसी ने उसकी गर्ल के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? नवीन, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। रेणुका ने ये कहते हुए खुद को नवीन की बाहों में डाल दिया। पहले तो नवीन ने गौर नहीं किया, लेकिन जब रेणुका उसकी बाहों में थी तो उसने देखा कि उसकी गर्दन के साइड से खून रिस रहा था। क्या हुआ? ये अमर था, रेणुका रोते हुए बोली। मैंने अमर को उस स्टोर रूम में चुपके से घुसते देखा। मुझे नहीं पता था वो क्या चाहता था, तो मैं उसके पीछे चली गई। उसने मुझे देख लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने खूब रेजिस्ट किया तो उसने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया और बोला कि अगर मैं चिल्लाई तो मुझे मार देगा। शुक्र है तुम वक्त पर वापस आ गए। मुझे बस हल्की फुल्की चोटें आईं, वरना वो मुझे सचमुच बर्बाद कर देता। तुमने कहा, अमर? रेणुका ने सिर हिलाया। वो अभी उस स्टोर रूम की खिड़की से कूदकर भाग गया। नवीन ने रेणुका को धक्का देकर साइड किया और स्टोर रूम में घुसा। वहां जमीन पर सचमुच झगड़े के निशान थे। खिड़की खुली थी, लेकिन बाहर कोई नहीं दिख रहा था। फिर भी नीचे पानी में हल्की हल्की लहरें थी, जो बताती थी कि हाल ही में कोई वहां से गुजरा था। नवीन को रेणुका की बात पर आधा यकीन था, आधा शक। उसे लग रहा था कि अमर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वापस आए, लेकिन रेणुका जो बोल रही थी वो झूठ भी नहीं लग रहा था। नवीन ने रेणुका को दो चार ढांढस के शब्द कहे और अपने कमरे में चला गया। उसने अभी दरवाजा खोला ही था कि किसी ने आकर बताया कि विनय लौट आया है, पूरा खून से लथपथ। नवीन पलटा और बाहर की तरफ चल दिया। 2 कदम चलने के बाद उसे याद आया कि उसने दरवाजा लॉक नहीं किया। वो वापस लौटा, दरवाजा लॉक किया और फटाफट नीचे चला गया। चैप्टर 182। नीचे जाते वक्त नवीन अभी भी सोच रहा था कि क्या विनय की चोट आभा ने दी होगी, लेकिन जब उसने विनय को देखा तो उसका शक बदल गया। तुम अकेले क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? ये चोट कैसे लगी? विनय ने नवीन के चेहरे पर बदलते एक्सप्रेशंस देखे। वो कमजोर आवाज में बोला, मैं अमर से टकरा गया था। मेरा प्लान था उसे बांधकर वापस लाने का, लेकिन उसने उल्टा मुझे चाकू मार दिया। विनय ने ये नहीं बताया कि वो अकेला क्यों लौटा। उसके शरीर पर चोट रियल थी और उसने अमर का नाम लिया। रेणुका ने जो पहले बताया था उससे मिलाकर नवीन का अमर पर शक 80% तक पक्का हो गया। नवीन ने खुद विनय की चोट चेक की और फिर कुछ लोगों को उसे इलाज के लिए ले जाने को कहा। पहले तो नवीन सिर्फ अमर के भागने से गुस्से में था। गुस्सा इस बात का कि अमर में भागने की हिम्मत कैसे हुई। लेकिन अब जब उसे पता चला कि अमर चुपके से वापस आया और किसी को चोट भी पहुंचाई, उसका गुस्सा और भड़क गया। अचानक उसे रेणुका की बात याद आई कि अमर स्टोर रूम में घुसा था और शायद उसने रस्सी भी तैयार की थी। वो फटाफट अपने कमरे की तरफ भागा। अंदर घुसते ही सबसे पहले उसने अपनी छिपाई हुई स्पेशल मेडिसिन चेक की। जब उसने ड्रॉर का हैंडल खोला और कागज का पैकेट निकाला तो वो खाली था। उसके सामने अंधेरा छा गया। वो लगभग गिरते गिरते बचा। जो स्पेशल मेडिसिन उसने इतनी मेहनत से जुटाई थी वो अमर ने चुरा ली। अब उसका इमोशन सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। उसके आदमी कम ही उसके कमरे में आते थे, लेकिन औरतें तो अक्सर आती जाती थी। पहले उसने अपने आसपास की औरतों को कभी सीरियसली नहीं लिया था। वो उसके लिए बस टूल्स थी, जिन्हें एक टुकड़ा खाना देकर वो कुत्तों की तरह अपने पैरों में झुका लेता था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में एक औरत ही उसे धोखा देगी। जाओ, अमर की दोनों बहनों को मेरे सामने लाओ, नवीन ने बाहर वालों पर चिल्लाते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से भभक रहा था। नीचे वाले सांस भी जोर से नहीं ले रहे थे और फटाफट उसके ऑर्डर को फॉलो करने दौड़े। जब नवीन भाई गुस्से में होते थे तो कोई मजाक करने की हिम्मत नहीं करता था। अमर को आभा ने तीसरी मंजिल के कमरे में बंद कर रखा था। उसे नहीं पता था कि उसका भागना अब कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका था। वो सोच रहा था कि आभा ने उसे बंद करके क्या प्लान किया है। क्या वो सचमुच उसे नवीन को सौंप देगी? क्या उसे अपने कजिन का जिक्र फिर से करना चाहिए? अगर वो आभा को किसी और दुश्मन के बारे में बताए तो शायद उसका भरोसा जीत ले। अमर ने बाहर कई बार चिल्लाकर आभा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक बदबूदार कपड़ा मिला जो उसके मुंह में ठूंस दिया गया। वो कुर्सी से बंधा था, मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ, और पानी मांगने पर भी कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था।
अमर ने मन ही मन आभा को 100 बार कोसा, लेकिन उससे उसकी हालत तो बदली नहीं। आभा ने वेदांत से कहा, तुम घर पर रहो और ठीक हो जाओ, मैं और प्रशांत वहां जा रहे हैं। अमर ने आभा को एक जगह बताई थी, बोला था कि वहां से नवीन अपनी मछलियां लाता है। आभा खुद जाकर चेक करना चाहती थी। मेरी चोटें लगभग ठीक हो चुकी हैं, मुझे तुम्हारे अकेले जाने की टेंशन है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आभा ने वेदांत को देखा, अगर हम दोनों चले गए तो यहाँ कोई लूटने आ गया तो? प्रशांत को रहने दो, प्रशांत को ज़ॉम्बीज की सेंसिंग आती है, उसे साथ ले जाना ज्यादा सही रहेगा। वेदांत ने आभा को देखा और कुछ सेकंड बाद बोला, मुझे भी आती है। आभा को वेदांत का टोन थोड़ा अजीब लगा, जैसे वो थोड़ा नाराज हो, लेकिन उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम प्रशांत से जल रहे हो? आभा ने टेस्टिंगली पूछा। वेदांत का जवाब एकदम डायरेक्ट था, हाँ। आभा ने हैरानी से उसे देखा, फिर हंस पड़ी। तुम कितने क्यूट हो। वेदांत ने आभा का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारा ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हूँ, तुम जो भी करना चाहो, मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले मुझे याद करो और मैं ही हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। ठीक है, फिर हम दोनों साथ चलते हैं। प्रशांत और बाकी लोग घर संभाल लेंगे, सिर्फ हम दो नहीं चलेगा। रास्ते में अगर ज़ॉम्बीज मिल गए तो? राकेश और बाकियों को भी ले चलो। तुम राकेश और बाकियों को बुलाओ, मैं यॉट स्टार्ट करता हूँ। आभा का प्लान तो अपने इन्फ्लेटेबल बोट से जाने का था, लेकिन अगर इतने लोग जा रहे थे तो यॉट लेना बेहतर था। उसे सोचना पड़ा कि उसे भी यॉट चलाना सीख लेना चाहिए। इतनी सारी यॉट्स थी और सिर्फ वेदांत को चलाना आता था, ये तो नहीं चलेगा। आभा ने राकेश, अरविंद और 5 और लोगों को बुलाया। जब वो नीचे गई तो नीति और तरुण मिले। आभा, मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। आभा, मैं भी जाना चाहता हूँ, दोनों ने एक साथ कहा। आभा वैसे भी ज्यादा लोग ले जाने वाली थी। चूंकि नीति और तरुण भी तैयार थे तो सब साथ चल पड़े। यॉट से जा रहे थे तो शायद रास्ते में कुछ सप्लाईज भी मिल जाएं। चलो निकलते हैं। राकेश और 7 और लोगों के अलावा आभा ने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से कुछ और लोगों को भी लिया। कई लोग पहली बार यॉट पर चढ़ रहे थे तो थोड़ा एक्साइटेड थे। राकेश ने मजाक में कहा, अभी से इतना एक्साइटेड मत हो जाओ, ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं है। बाहर कभी भी ज़ॉम्बी पॉप अप हो सकता है, वो भी ऐसा म्यूटेटेड, सुपर घिनौना वाला। नीति का नेचर बड़ा ओपन था, वो किसी से भी चटकमटक बात कर लेती थी। हालांकि उसने पहले राकेश से बात नहीं की थी, लेकिन अब एक ही बोट पर थे तो बोली, हमारे गांव में एक रिवाज है, जब घर का कोई शख्स बोट से बाहर जाता है तो घरवाले सब उसे शुभ बातें बोलते हैं। तुमने तो सीधे पनौती वाली बात कर दी। क्या डर है कि हमारी मिशन इस बार ज्यादा स्मूथ चली जाएगी? राकेश एक पल को हक्का बक्का रह गया, फिर फटाफट थूकने लगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अनजाने में बोली बातें सच नहीं होती। दरअसल कटारा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लोग ज़ॉम्बीज और लुटेरों से लड़ने में एक्सपीरियंस्ड थे। उन्हें बाहर का खतरा भी पता था। पहली बार यॉट पर चढ़ना थोड़ा नया था, लेकिन राकेश और नीति की बात के बाद सबके दिमाग में टेंशन आ गई। आभा कॉकपिट में थी, वेदांत को यॉट चलाते देख रही थी। ये जगह इतनी रिमोट है, पता नहीं रास्ते में कितने ज़ॉम्बीज होंगे। वेदांत बोला, अगर ज्यादा भी हों तो शायद वो सिटी हॉस्पिटल और शिवांश बिल्डिंग वाले ज़ॉम्बीज जितने टफ नहीं होंगे। पता नहीं वो विकास मर गया या नहीं, अगर जिंदा है तो अभी भी खतरा है। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट उसने अकेले नहीं किया होगा। अगर वो जिंदा भी है तो इतने कम टाइम में इतने पावरफुल ज़ॉम्बीज बनाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। मैं ट्राई करती हूँ, तुम साइड से गाइड करो। वेदांत ने कंट्रोल लीवर्स को सही पोजीशन में सेट किया और साइड हट गया। आभा को अपनी जगह खड़ा होने दिया। वो उसके पास खड़ा होकर ऑपरेशंस एक्सप्लेन करने लगा। अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। आभा और वेदांत ने एक दूसरे को देखा। वेदांत बोला, तुम वही करो जो मैंने अभी सिखाया, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं, तुम ही करो। अगर रास्ते में ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ गए तो मुझे नहीं पता उन्हें कैसे अवॉइड करना है। ये कहकर आभा साइड हट गई। वेदांत सचमुच आभा के साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन यॉट तो उसे ही चलानी थी। इस बार लौटने के बाद वो पक्का राकेश और बाकियों को यॉट चलाना सिखाएगा। आभा जैसे ही केबिन से बाहर निकली, उसने देखा कि बोट के किनारे ढेर सारे ज़ॉम्बीज चिपके हुए थे, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राकेश और बाकी लोग गनवाले पर बिखरे हुए थे, सब्जी काटने की तरह उन्हें काट रहे थे। जिनके सिर कट गए वो नीचे गिरे और दोबारा नहीं आए, लेकिन जिनके हाथ कटे वो थोड़ी देर बाद मछली की तरह फिर से चढ़ने लगे। चैप्टर 183। इन लोगों को हाथों की जरूरत ही नहीं थी, बस पैरों और बॉडी को स्नेक जैसे मोड़कर ऊपर चढ़ जाते थे और स्पीड भी कोई स्लो नहीं थी। आभा जैसे ही बाहर निकली उसने ये सीन देख लिया। नीति और तरुण को भी बाहर आते ही चाकू और बंदूकें मिली। इस बीच प्रतीक ने नीति को बंदूक चलाना सिखाया था। तरुण को तो पहले से ही आता था।
लेकिन अभी दूरी इतनी कम थी कि बंदूक से कुछ खास हो नहीं सकता था, चाकू ज्यादा काम के थे। नीति और तरुण ज़ॉम्बीज को मारने में रेजिडेंशियल एरिया के बाकियों से किसी भी तरह कम नहीं थे। उनका गुस्सा तो उनसे भी ज्यादा था। दोनों नाव के किनारों पर चाकू लिए खड़े थे और ज़ॉम्बीज को अंदर घुसने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अनाया नाव के बीच में खड़ी थी, बंदूक लिए, और जो ज़ॉम्बीज डिफेंस लाइन तोड़ने वाले थे उन्हें एक एक करके ढेर कर रही थी। लगभग 700-800 मीटर चलने के बाद नाव पर चढ़ने वाले ज़ॉम्बीज की तादाद कम होने लगी। कभी कभी कुछ पीछा करने की कोशिश करते, लेकिन राकेश और बाकियों ने उन्हें गोली मारकर खत्म कर दिया। नीति बिना किसी इमेज की परवाह किए जमीन पर धप्प से बैठ गया और बोला, ये ज़ॉम्बीज पानी से अचानक उछल कर आए क्या? बिना किसी वार्निंग के, मछलियों से ज्यादा फिसलन भरे हैं। तरुण ने जवाब दिया, तुमने कितना कम देखा है। ज़ॉम्बीज हर दिन म्यूटेट कर रहे हैं। आज मछली जैसे हैं, कल पता नहीं, शायद परिंदे बन जाएं और 2 पंख उगा लें। नीति ने तरुण को घूरा और बोला, तुम और राकेश भाई भाई हो क्या? दोनों इतने इरिटेटिंग कैसे हो? कुछ चीजें न बोलने से गायब नहीं हो जाती। इस दुनिया को ऑब्जेक्टिवली देखना सीखो। हाँ, दुनिया कितनी ऑब्जेक्टिव है मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि तुम्हारा मुंह आज की मेहनत के लिए कम से कम 3 रूलर की मार डिजर्व करता है। बोलते बोलते नीति खड़ी हुई और अचानक तरुण के पीछे नाव के किनारे पर चाकू से वार किया। एक टेंटकल डेक पर गिर पड़ा। राकेश हैरानी से बोला, ये ज़ॉम्बी हो सकता है? अगर ज़ॉम्बी था तो क्या ये वैसा ही था जैसा सिटी हॉस्पिटल और शिवांश बिल्डिंग में मिले थे? क्या कोई सर्वाइवर था जो ज़ॉम्बी बन गया? आभा बोली, हाँ, ये ज़ॉम्बी है और हम पहले भी इसका सामना कर चुके हैं। आभा ने नीति के मुंह से पहले ही नाव के बाहर छुपे ज़ॉम्बी को नोटिस कर लिया था। वो इंतजार कर रही थी कि ज़ॉम्बी अपना सिर दिखाए, फिर एक्शन लेती। पिछली बार उन्हें सिर्फ उसकी पीठ दिखी थी, इस बार भी बस एक झलक मिली। आभा ने कुछ टेंटकल्स और आधा शरीर देखा, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। आभा को हमेशा लगता था कि ये शख्स उसे कहीं देखा हुआ लगता है। तरुण तब तक मुड़ चुका था जब नीति उसके पास से गुजरी। नीति ने टेंटकल को चाकू से चीरा और वापस आई। तरुण को देखा, जो अभी भी नाव के किनारे को घूर रहा था। डर के मारे स्टैच्यू बन गए क्या? नीति ने मजाक में पूछा। वो आधा कटा टेंटकल लेकर तरुण को डराने वाली थी, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर बस सवाल पूछ लिया। अनपेक्षित रूप से तरुण उस जगह की ओर दौड़ा जहां ज़ॉम्बी गायब हुआ था। क्या कर रहे हो? नीति को लगा कि तरुण ज़ॉम्बी से डर के मारे पागल हो गया है और उसने उसे तुरंत पकड़ लिया। तरुण ने नीति को देखा, कुछ सेकंड के लिए शांत हुआ, फिर आभा की ओर मुड़ा। आभा, वो ज़ॉम्बी अभी राहुल था। आभा को तुरंत समझ नहीं आया कि राहुल कौन है। तरुण ने जोड़ा, वो मेरा ब्रो था जो मेरे नीचे वाली मंजिल पर रहता था। हमारी हमेशा अच्छी बनती थी। जब तरुण ने ये कहा, आभा को याद आया। उसने तो राहुल का नाम लेकर तरुण को टेस्ट भी किया था। तो वो वही था। नो वंडर आभा को वो जाना पहचाना लगा। आभा ने तरुण को ये नहीं बताया था कि पवई रेजिडेंशियल एरिया के कितने लोग सोनाक्षी ने बरगलाकर विकास के लिए वायरस एक्सपेरिमेंट्स के टेस्ट सब्जेक्ट्स बना दिए थे। अब राहुल को देखकर आभा को लगा कि उसे ये बात बतानी चाहिए। पवई रेजिडेंशियल एरिया के कई लोग एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लालच देकर वायरस एक्सपेरिमेंट्स के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाए गए और राहुल जैसे ज़ॉम्बीज में बदल गए। दोनों एक्सपेरिमेंटल साइट्स को हमने पहले ही डील कर लिया था। शायद राहुल उससे पहले भाग निकला। वायरस एक्सपेरिमेंट्स? तरुण पहले कंफ्यूज हुआ, फिर गुस्से से भड़क गया। उन्होंने इंसानों पर वायरस एक्सपेरिमेंट्स किए। नो वंडर हमारे एरिया में अचानक इतने ज़ॉम्बीज हो गए। राकेश बोला, चाहे वो पहले तेरा दोस्त ही क्यों न रहा हो, अब वो वायरस एक्सपेरिमेंट से बना ज़ॉम्बी है। वो तुझे नहीं पहचानेगा। तरुण गुस्से और लाचारी से भरा था। जब वो पवई रेजिडेंशियल एरिया छोड़ रहा था, उसने राहुल से पूछा था कि क्या वो साथ जाना चाहता है, लेकिन राहुल ने कहा था कि वो घर नहीं छोड़ना चाहता और उसे खाना कमाने वाली जॉब मिल गई है। वे बस दोस्त थे। यहाँ तक कि अगर सगे भाई होते, अगर वो नहीं जाना चाहता तो तरुण उसे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता था। उस वक्त उसे और सवाल पूछने चाहिए थे कि ये खाना कमाने वाली जॉब क्या थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आभा नाव के बाहर की रेलिंग के पास गई। राहुल का साया कब का गायब हो चुका था। राहुल उन ज़ॉम्बी से अलग था जिनका सामना उन्होंने सिटी हॉस्पिटल और शिवांश बिल्डिंग में किया था। वो ज़ॉम्बीज भले ही नेचुरली म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज से ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन आखिरकार वे बस कुछ हद तक बेहतर फिजिकल फंक्शंस वाले वॉकिंग डेड थे जो इंस्टिंक्ट से लोगों पर हमला करते थे। लेकिन राहुल को खुद को छुपाना आता था। ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं कर सकता। बाकी के सफर में राहुल दोबारा नहीं दिखा। कुछ बिखरे हुए ज़ॉम्बीज मिले, लेकिन यॉट पर चढ़ने से पहले ही उन्हें गोली मार दी गई। जल्दी ही वे उस जगह पहुंच गए जिसका जिक्र अमर ने किया था। वे मुंबई के अर्बन एरिया से निकलकर इसके रूरल इलाकों में आ चुके थे। क्योंकि ये मीठी रिवर के पास था, कई लोगों ने यहाँ फिश पॉन्ड्स बनाए थे। फिश पॉन्ड्स का स्केल बड़ा था और सभी को कई मीटर ऊंची लोहे की चादरों से घेरा गया था।
इसलिए भले ही अर्बन एरिया का पानी मीठी रिवर से जुड़ा था, ये जगह उससे प्रभावित नहीं हुई थी। लोग आमतौर पर मछली पालने के लिए इतनी ऊंची बाड़ लगाते हैं? आभा ने नीति से पूछा। नीति बोला, शायद नहीं। इतनी ऊंची बाड़ लगाने से मालिकों को पॉन्ड की हालत देखने में दिक्कत होती है, उन्हें सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, जो सुपर इनकन्वीनियंट है। और मछलियों को भी काफी स्पेस और ओपन व्यू चाहिए। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। हालांकि आभा को फिश फार्मिंग की बारीकियां नहीं पता थी। उसे भी लग रहा था कि पॉन्ड्स को इस तरह घेरना बेवकूफी भरा है। अंदर चलकर देखते हैं क्या सीन है, वेदांत ने कहा। आभा ने लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा। वो और वेदांत एक ग्रुप में थे और राकेश के लोग 2 ग्रुप्स में बंटे, जिनमें जिंजियांग रेजिडेंशियल एरिया के लोग शामिल थे। एक ग्रुप यॉट की रखवाली के लिए रुका और दूसरा फिश पॉन्ड्स चेक करने गया। तरुण और नीति राकेश और बाकियों के साथ गए और वे आभा और वेदांत के साथ एक छोटी नाव लेकर फिश पॉन्ड्स की ओर बढ़े। फिश पॉन्ड्स की एक कतार को लोहे की चादरों से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। बंटवारे से पहले आभा ने राकेश और बाकियों से कहा, सावधान रहना। राकेश ने सिर हिलाया। वो आभा के साथ कई बार बाहर जा चुका था और कई बार बाल बाल बचा था। इतना लापरवाह इंसान भी अब सतर्क हो गया था। तुम्हें क्या लगता है, ये फिश पॉन्ड्स लोहे की चादरों से क्यों घेरे गए हैं? आभा ने वेदांत से चलते हुए पूछा। वेदांत बोला, लोगों को गुमराह करने के लिए। बस ये नहीं पता कि वे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं। अंदर जाएंगे तो पता चल जाएगा। लोहे का गेट लॉक था। वेदांत ने ताकत से ताला तोड़ा और गेट को लात मारकर खोल दिया। वो और आभा गेट के बाहर कुछ सेकंड रुके। कोई हलचल नहीं हुई। फिर वे लोहे के गेट से अंदर चले गए। फिश पॉन्ड्स का पानी और बाहर का पानी 2 एकदम अलग दुनिया था। बाहर का पानी गंदला था, लाशों और कचरे से भिगोया हुआ, जिसमें कभी कभी बदबू आती थी। लेकिन इन फिश पॉन्ड्स का पानी वैसा था जैसा दुनिया खत्म होने से पहले मीठी रिवर का पानी था। भले ही वो क्रिस्टल क्लियर नहीं था, लेकिन बहुत साफ था और कभी कभी उसमें मछलियां तैरती दिख जाती थी। चैप्टर 184। इतना जबर फिश पॉन्ड और आसपास एक भी गार्ड नहीं? ये तो कुछ ठीक नहीं लगता। अगर पूरे गांव के लोग ज़ॉम्बी बन भी गए हों, तो भी कुछ ज़ॉम्बीज तो इधर उधर होने चाहिए थे। फिर इतना सन्नाटा क्यों? अगर नवीन यहाँ से मछलियां निकाल रहा था और सारी मछलियां नहीं ले जा पाया, तो क्या उसने यहाँ लोगों को गार्ड के लिए नहीं छोड़ा होगा ताकि कोई और लूट न ले? आभा ने पॉन्ड के किनारे थोड़ा चक्कर लगाया और फिर वेदांत के पास वापस आई। वेदांत बोला, चलो बाकी फिश पॉन्ड्स भी चेक करते हैं। आभा और वेदांत ने लगातार 6-7 फिश पॉन्ड्स देखे और फिर राकेश और बाकियों से मिले। सारे पॉन्ड्स की हालत कमोबेश एक जैसी थी। पानी साफ, उसमें मछलियां तैर रही थी और कोई गार्ड नहीं। आभा ने नीति से पूछा, ये मछलियां खाने लायक है? हाँ, पानी तो बहुत साफ है। नीति ने पहले पॉन्ड्स चेक करते वक्त 2 मछलियां निकालकर देखी थी, लेकिन यहाँ की मछलियां उस लॉट से अलग हैं जो नवीन ने पहले भेजा था। ये वाली छोटी हैं। आभा ने भी ये नोटिस किया था। क्या हो सकता है कि बड़ी मछलियां निकाल ली गईं और ये छोटी थी तो छोड़ दी गईं ताकि बाद में बड़ी होने पर इन्हें निकाला जाए? नीति ने राकेश की ओर देखा। अगर तुम्हें अभी यहाँ से मछलियां निकालने को कहा जाए तो क्या तुम सिर्फ बड़ी मछलियां ले जाओगे और छोटी छोड़ दोगे ताकि बाद में बड़ी होकर निकाली जाए? राकेश ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया का अंत है भाई। ऐसी दुनिया में जहाँ मच्छर का मांस भी मीट डिश माना जाए, कोई इतना बेवकूफ होगा कि मीट खाने का मौका दूसरों के लिए छोड़ दे? अगले सेकंड में जिंदा रहकर मीट खा पाएंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं, तो मछलियों के बड़े होने का इंतजार कौन करेगा? नीति ने सोचते हुए कहा। बस यही बात है। ये मछलियां ज्यादा पुरानी नहीं हैं। शायद नवीन ने मछलियां निकालने के बाद दोबारा फ्राई मछली के बच्चे डाले हों। आभा बोली, अभी इतना दिमाग मत लगाओ। जब ये मछलियां खाने लायक हैं तो इन्हें निकालो और वापस ले चलते हैं। कटारा रेजिडेंशियल एरिया के लोग जैसे ही सुनते हैं कि मछलियां निकाल सकते हैं, सब एक्टिव हो गए। नवीन ने जो आखिरी बोट मछलियों की भेजी थी, उसे रेजिडेंशियल एरिया के लोगों में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांटा गया था। कमी के इस दौर में मछली और मांस कभी ज्यादा नहीं हो सकते। जब बाकी लोग टूल से मछलियां निकाल रहे थे, आभा और वेदांत ने एक नाव लेकर फिश पॉन्ड्स के चारों ओर चक्कर लगाया। कोई इंसान नहीं, कोई ज़ॉम्बी नहीं, ये जगह अजीब तरह से शांत थी। एक और सवाल था, आखिर इन मछलियों को यहाँ किसने डाला? इन्हें डालकर गार्ड न रखना तो बेवकूफी थी। क्या लगता है मिलिट्री यहाँ मछलियां पाल रही हो? आभा ने पूछा। हो सकता है, वेदांत बोला। अगर हमारा पिछला गेस सही है और नवीन के मछलियां निकालने के बाद किसी ने फ्राई डाले, तो ऐसा काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तो ये फिश पॉन्ड प्राइवेट नहीं, मिलिट्री का है? वेदांत ने सिर हिलाया। बहुत मुमकिन है। अचानक फिश पॉन्ड्स की दिशा से गोलियों की आवाज आई। आभा और वेदांत ने अपनी नाव वापस मोड़ी। पॉन्ड्स के पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा कि उनकी यॉट जितनी बड़ी एक मोटर बोट वहां खड़ी थी। बोट पर मौजूद लोग बंदूकें लिए राकेश और बाकियों के साथ गोलीबारी कर रहे थे।
आभा और वेदांत दुश्मन के फ्लैंक और रियर से आए थे, तो अभी तक उनकी नजर उन पर नहीं पड़ी थी। वेदांत बोला, ये सैनिक हैं। वे आम कपड़े पहने थे, लेकिन सैनिकों वाली वाइब्स को समझने वाले एक नजर में पहचान लेते। हालांकि ये लोग प्रशांत और उसके आदमियों से अलग फील दे रहे थे। शायद राइट और रॉन्ग का फर्क। आभा और वेदांत अचानक उनके फ्लैंक और रियर से निकले और कुछ ही शॉट्स में कई लोगों को ढेर कर दिया। तब जाकर बोट वालों को पता चला कि उनके पीछे भी 2 लोग हैं। उन्होंने तुरंत कुछ लोगों को आभा और वेदांत से निपटने के लिए भेजा। आभा और वेदांत एक छोटी नाव में थे। दुश्मनों ने उनकी इस कमजोरी को भांप लिया और उनकी नाव पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये नाव ज्यादा देर नहीं टिकेगी, हमें पहले यॉट पर वापस जाना होगा, वेदांत ने गोली चलाते हुए आभा से कहा। आभा बोली, तो मैं नाव चलाती हूँ। वेदांत ने हामी भरी, आभा के सामने खड़ा हो गया, एक हाथ में अपनी बंदूक और दूसरे में आभा की बंदूक लिए। दूसरी बोट वालों को समझ आ गया कि आभा और वेदांत से पार पाना आसान नहीं, तो वे अंदर जाकर रिपोर्ट करने लगे। भाई, पीछे वाला लड़का और लड़की डील करना मुश्किल है। हमने कई भाइयों को खो दिया। यॉट वालों का क्या? यॉट पर कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे ही प्रोफेशन के हों, और उनके हथियार भी टॉप क्लास हैं, तो अभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। वह आदमी थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला, पीछे हटो। तो हमने इतनी मेहनत से जो मछलियां पाली वो इनके लिए छोड़ दें, वरना क्या? आदमी ने रिपोर्ट करने वाले को घूरा और बोला, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का और लड़की कौन है? हमारे अपने लोगों को उनके लिए जान जोखिम में डालने वाले, क्या तुम्हें लगता है वो आम लोग हैं? हालांकि वो बाहर नहीं गया था, उसने छोटी खिड़की से बाहर का सीन देख लिया था। वो लड़का और लड़की साफ तौर पर इन लोगों के लीडर थे। उनके वापस आने पर यॉट वालों का हौसला और बढ़ गया था। क्या वो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही लीडर ने उसे काटा। चलो, अभी कुछ भाइयों को बचा सकते हैं। जब आभा और वेदांत यॉट पर वापस पहुंचे, दूसरी बोट पहले ही मुड़कर भाग चुकी थी। राकेश ने पूछा, आभा, पीछा करें? नहीं। आभा और वेदांत छोटी नाव से यॉट पर चढ़े। हालांकि वेदांत की फायर पावर ने उन्हें दबाया था, लेकिन दुश्मन कोई आम लोग नहीं थे और उनकी छोटी नाव में कई छेद हो चुके थे। नाव का तल पानी से भर गया था। यॉट के डेक पर 3 लोग लेटे थे, सबको गोली लगी थी। नीति वहां घुटनों के बल बैठी थी, कपड़े की पट्टियों से उनका खून रोकने की कोशिश कर रही थी। आभा ने उनके जख्म देखे। एक की बाह पर, एक के कंधे पर और तीसरे के पेट पर गोली लगी थी। कितने गहरे हैं ये समझ नहीं आ रहा था। आभा ने वेदांत से कहा, हम भी वापस चलते हैं। वेदांत केबिन में चला गया। राकेश आभा के पास आया और बोला, ये लोग मिलिट्री के हैं, नवीन के आदमियों से ज्यादा पावरफुल, और उनकी बंदूकें भी उनसे ज्यादा एडवांस्ड थी। कोई जाना पहचाना चेहरा? आभा ने पूछा। राकेश ने सिर हिलाया। नहीं, पहले वापस चलते हैं। ये जानकर कि दूसरा पक्ष मिलिट्री का था, उनके पिछले गेस की पुष्टि हो गई। ज्यादा इन्फो हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी बोट पर अभी घायल लोग थे, तो पहले वापस जाना ही ठीक था। हालांकि सब थोड़े निराश थे कि और मछलियां नहीं पकड़ पाए। आभा का घायलों को प्रायोरिटी देने का फैसला देखकर सबका उन पर भरोसा और बढ़ गया। अगर वे खुद जनी होते तो निश्चित रूप से चाहते कि उन्हें जल्दी ट्रीटमेंट मिले। भले ही उन्होंने पूरी बोट नहीं भरी, फिर भी कई 100 किलो मछलियां पकड़ी थी, तो खाली हाथ तो नहीं लौट रहे थे। वापसी के रास्ते में वेदांत ने यॉट को फुल स्पीड पर दौड़ाया। जब वे रेजिडेंशियल एरिया के पास से गुजरे तो फिर ज़ॉम्बीज का सामना हुआ। ये ज़ॉम्बीज उनसे पहले वाले ज़ॉम्बीज से कहीं कमजोर थे, जो बिना हाथों के चढ़ सकते थे। ये नाव पकड़कर ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, बस नदी की मछलियों की तरह पीछे तैर रहे थे। हालांकि उनकी स्पीड यॉट की स्पीड से मैच नहीं कर सकती थी, फिर भी वे बिना थके पीछा करते रहे। अगर इन पर हमला न किया जाए तो ये सब ज़ॉम्बीज हैं और इन्हें छोड़ना बाद में मुसीबत खड़ी कर सकता था। और अगर हमला किया तो इस बार लाई गई गोलियां लिमिटेड थी और पहले ही बहुत खर्च हो चुकी थी, अब कुछ ही बची थी। चैप्टर 185। आभा, हमें शूट करना चाहिए। सबके पास गोलियां कम बची हैं। सारी गोलियां और हथियार आभा ने ही दिए थे, तो बिना सोचे समझे वेस्ट करना मना था। पहले सबके मन में ये सवाल आया था कि आभा इतने सारे हथियार और गोलियां कहाँ से लाती है, पर यह बस एक पल का क्यूरियोसिटी था। आभा सच्ची थी, सहीगलत की समझ थी, ये काफी था। आभा ने नदी में ज़ॉम्बीज को पीछा करते देखा और बोली, शूट करो। वे अब कटारा रेजिडेंशियल एरिया से ज्यादा दूर नहीं थे। अगर बाद में और ज़ॉम्बीज मिल गए तो आभा के पास सबको गोलियां दोबारा सप्लाई करने का तरीका था। आभा का ऑर्डर मिलते ही बाकियों ने बिना हिचक गोली चलानी शुरू कर दी। राकेश और उसकी टीम प्रोफेशनली ट्रेंड थी, तो उनके हेडशॉट्स ऑन पॉइंट थे। कटारा रेजिडेंशियल एरिया वालों की निशानेबाजी थोड़ी वीक थी। नदी में मूव कर रहे ज़ॉम्बीज को हिट पॉइंट करना ही उनके लिए बड़ी बात थी। ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा नहीं थी। राकेश और उसकी टीम अकेले ही सबको खत्म कर सकते थे, पर आभा ने कटारा वालों को नहीं रोका। निशानेबाजी को रियल फाइट में प्रैक्टिस करके ही इम्प्रूव किया जा सकता था। वो उन्हें मौका देना चाहती थी।
नदी में ज़ॉम्बीज कम होते जा रहे थे, लगभग खत्म ही होने वाले थे। तभी पास के गली से ढेर सारे ज़ॉम्बीज तैरते हुए निकले। ज्यादातर ज़ॉम्बीज को काटकर मारा गया था। उनकी डेथ्स ग्रूसम थी और पानी में लंबे टाइम तक रहने से उनकी सड़ीगली स्किन फूलकर सफेद हो गई थी। कुछ में कीड़े रेंग रहे थे, जिसे देखकर सबको उबकाई आ रही थी। आभा और ढेर सारे ज़ॉम्बीज आ गए। आभा केबिन में गई और थोड़ी देर बाद और गोलियां लेकर बाहर आई। राकेश ने जब आभा को गोलियां लाते देखा तो उसकी सारी टेंशन गायब। गोलियां थी तो डर किस बात का। ये ज़ॉम्बीज उनकी बोट पर चढ़ नहीं सकते थे, बस टारगेट प्रैक्टिस थे। हालांकि ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा थी, पर राकेश और बाकियों की फायरिंग के सामने टिक नहीं पाए। जल्दी ही पानी पर ढेर सारी ज़ॉम्बी लाशें तैरने लगी। अरे आभा, वो ज़ॉम्बीज रुक क्यों गए? आभा ने भी देखा। लॉजिकली ये दिमागहीन ज़ॉम्बीज को लिविंग पीपल और फ्रेश ब्लड की स्मेल का पीछा करना चाहिए था। उसने पहले कभी किसी को बीच में रुकते नहीं देखा था। हाँ, एक था जो रुका था, राहुल। अगर वो रुक गए तो हम उन्हें इग्नोर करके वापस चलते हैं। जल्दी ही यॉट कटारा रेजिडेंशियल एरिया पहुंच गई। तुरंत डॉक्टर रमेश को बोट पर बुलाया गया। 2 लोगों की चोटें सीरियस नहीं है, बैंडेज करने के बाद जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस भाई की इंजरी शायद इंटरनल ऑर्गन्स तक गई है, जो ट्रबल्स में है। बुलेट निकालने के बाद भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो सरवाइव करेंगे। लाइफ और डेथ तो किस्मत में लिखी है। डॉक्टर रमेश, आप शुरू करो। अगर मैं मर भी गया तो किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। इतना जी लिया, वो भी बोनस है। ये आदमी 40 के आसपास था, उसकी वाइफ और बच्चे अब नहीं थे। कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, वो हमेशा ज़ॉम्बीज हो या लुटेरे, सबसे आगे लड़ता था। आभा ने लोगों को ऑर्डर दिया कि घायल आदमी को बिल्डिंग 5 के यूनिट 1 में, चौथे फ्लोर के अपार्टमेंट 401 में ले जाएं, क्योंकि वो पास था। डॉक्टर रमेश ने बुलेट निकालने की सर्जरी शुरू की, जिसमें नीति उनकी हेल्प कर रही थी। वैसे तो नीति कैजुअल थी, पर वर्क में वो सुपर डिटेल थी। आभा 401 से निकली और वहां गई जहां अमर को रखा गया था। अमर के हाथ पैर पीछे बंधे थे और उसके मुंह में एक बदबूदार कपड़ा ठूंसा गया था। उसका पूरा बदन दुख रहा था, भूख प्यास थी और मुंह की बदबू उसे उल्टी करने पर मजबूर कर रही थी। कई सारी तकलीफें मिलकर उसे पागल कर रही थी। आखिरकार उसे आभा दिखी। अमर को जैसे मसीहा मिल गया। आवाज नहीं निकाल पा रहा था, बस करा रहा था और मदद मांग रहा था। आभा पास गई और अमर के मुंह से कपड़ा निकाला। अमर ने तुरंत सिर घुमाकर थूक दिया। उसके पेट में वैसे भी कुछ बचा नहीं था उल्टी करने को। तुम्हें ज़ॉम्बी बनने का बहुत डर है। अमर जमीन पर लेटा था, कमजोर आवाज में बोला, कौन नहीं डरेगा? ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। अगर तुम्हारे जवाब मुझे सेटिस्फाई करेंगे तो मैं तुम्हें स्पेशल मेडिसिन दूंगी। अमर तुरंत एक्टिव हो गया और जैसे तैसे जमीन से उठकर बैठ गया। ठीक है, तुम पूछो। जो मुझे पता है मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। अमर की 2 छोटी बहनें ट्विंस थी, किरण और रोशनी। हालांकि वो कोई स्टनिंग ब्यूटीज नहीं थी, पर क्यूट थी और सबसे जरूरी यंग थी। 16-17 साल की, फूल खिलने की उम्र। संजीव कभी कभी कुछ औरतें भेजता था, पर वो बस टाइम पास के लिए थी, जैसे मेन्यू में साइड डिश। वो अक्सर किरण और रोशनी को अपने पास बुलाता था। तो भले ही कई लोग उनकी जवानी पर ललचाते थे, कोई हिम्मत नहीं करता था कि उन्हें छू ले। वहीं संजीव जो औरतें भेजता था, रेणुका को छोड़कर बाकी सबको नवीन अपने इस्तेमाल के बाद अपने लॉयल मैन को रिवॉर्ड में दे देता था। इस वक्त रोशनी को नवीन के कमरे के बगल वाले स्टोर रूम में बंद किया गया था। उसे 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था, पर उसे अपनी भूख की चिंता नहीं थी। उसकी बड़ी बहन किरण को नवीन के आदमियों कई दिन पहले ले गए थे और वो अभी तक वापस नहीं आई थी। पिछले 3 दिन से बगल के कमरे से मर्दों की गंदी गंदी बातें और बेरोक-टोक हंसी की आवाजें आ रही थी, पर रोशनी को अपनी बहन की आवाज कभी नहीं सुनाई दी। मर्दों की बातों से रोशनी समझ गई थी कि बगल में क्या हो रहा था। वो जानती थी कि उसकी बहन चुप थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रोशनी उसकी आवाज सुनकर परेशान हो। दरअसल पहले रोशनी को ले जाया जाने वाला था, पर किरण ने उसकी जगह खुद को जाने दिया ताकि रोशनी को बचाया जा सके। रोशनी जमीन पर बैठी थी और उसने अपने पेट पर 2 बार जोर से मुक्का मारा। अगर उसके पेट में ये शैतान बच्चा नहीं होता तो उसकी बहन को ये सब नहीं सहना पड़ता। वो इस बच्चे को बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो इसे खत्म करना चाहती थी। पर किरण ने उसे कहा था कि थोड़ा इंतजार करो, पहले ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे रोशनी को नुकसान न हो। बगल के कमरे की आवाजें 1 घंटे से ज्यादा चली। रोशनी चुपचाप रोती रही, दांत भींचे, कानों को ढके और कोने में सिकुड़ गई। अचानक दरवाजा बाहर से खुला। नवीन अंदर आया। वो रोशनी के पास गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे धीरे बोला, तुम बहनों का बॉन्ड सचमुच गजब का है। अगर ऐसा भाई नहीं होता तो मैं तुम दोनों को अपने पास रख लेता। अफसोस, मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। रोशनी ने नवीन को हैरानी और डर से देखा। उसे समझ नहीं आया कि नवीन अचानक ये सब क्यों कह रहा था। उन्होंने अपने भाई को कब का नहीं देखा था, और अगर देखती भी
तो वो दुश्मन ही होता। पर नवीन की बातों से लग रहा था कि उनकी ये हालत उनके भाई की वजह से भी थी। वो उसने क्या किया? हमारा उससे बहुत टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। नवीन ने ठंडी हंसी हंसी, समझ नहीं आ रहा? थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। नवीन उठा। थोड़ी देर बाद किरण को अंदर घसीट कर लाया गया। वो पूरी तरह नंगी थी और उसके पूरे बदन पर तरह तरह की चोटें थीं। उसे ऐसे फेंका गया जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा हो। रोशनी दौड़कर किरण के पास गई, उसे गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दी दी उठो, मुझे डराओ मत। उसने अपनी जैकेट उतारी और किरण को ढक दिया। खुद के पास अब बस एक छोटा सा टैंक टॉप बचा था, पर यह किरण के पूरी तरह नंगे होने से तो बेहतर था।